हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज के क्लास में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स के फ्रिक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? फ्रिक्शन को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका टॉप सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, एंड ऊपर में जो ऑब्जेक्ट है उसका बॉटम सरफेस, दोनों क्या है दोस्तों? कांटेक्ट पे है, बिल्कुल टच होके रहा है, ठीक है, टच हो रहा है। एंड ये दो सरफेस कांटेक्ट पे है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के मूव करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा कि इसका जो मोशन आएगा दोस्तों, अगर हम लोग इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मोशन क्या होगा? इस तरफ आएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल यहीं पे रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये यहीं पे है। एंड लेकिन इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बोले तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मोशन आता है, ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो देखो अब यहाँ पे आ रहा है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ये जो सरफेसेस है दोस्तों जो कांटेक्ट पे है, दो सरफेसेस जो कांटेक्ट पे है, उसमें क्या होगा दोस्तों? एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, जो क्या करने की कोशिश करेगा? इस रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस फोर्स ये चाहेगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव ना करे, ठीक है, ओके। एंड यही रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स। एंड ये ऑलवेज रिलेटिव मोशन के, ठीक है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, तो ये क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। यही होता है फ्रिक्शन फोर्स। जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके रखा जाता है एंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसको मूव करने की कोशिश करा जाता है, तो ये कांटेक्ट सरफेसेस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल। एक टेबल है दोस्तों, ये एक टेबल है, ठीक है, एंड इसमें ऊपर एक किताब रखा है, बिल्कुल ये हो गया एक किताब, बहुत ही मोटा सा किताब, ठीक है। ये अभी क्या है दोस्तों? रेस्ट कंडीशन पे है, ठीक है, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन पे है। तो इसके बाद हम लोग क्या किए, इसको हम लोग इधर से धक्का दिए, ठीक है, थोड़ा सा धक्का देके छोड़ दिए, तो क्या होगा? ये जो किताब है थोड़ा सा स्लाइड होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा एंड जाने के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो किताब का जो एक सरफेस है एंड टेबल के सरफेस के साथ ये कांटेक्ट पे है, किताब का एक सरफेस टेबल के सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है, एंड जब हम लोग इसको धक्का दे रहे हैं तो यहाँ पे डेवलप हो रहा है रिलेटिव मोशन। टेबल के रिस्पेक्ट में किताब अब मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन डेवलप हो रहा है। तो ये जो सरफेस है दोस्तों, ये दो सरफेसेस जो कांटेक्ट पे है, अब ये नहीं चाहता कि ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस फोर्स। ये फोर्स कौन ऑफर कर रहा है? ये फोर्स ऑफर कर रहा है कांटेक्ट सरफेसेस, ठीक है, कांटेक्ट सरफेसेस ये फोर्स ऑफर कर रहा है। तो इस किताब का मूव किधर होगा दोस्तों? इस किताब का मोशन इधर होगा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। एंड इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये जो किताब है, ठीक है, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाता है, ठीक है, इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो अभी हम लोग फटाफट से फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज friction is defined as the resistance force. Friction is defined as the resistance force offered by the surfaces, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, offered by the surfaces that are in contact with
each other and they move or tend to move with respect to each other. ठीक है. Friction is defined as the resistance force offered by the surfaces that are in contact with each other and यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, when they move or tend to move with respect to each other. ठीक है, ये है फ्रिक्शन का डेफिनेशन. एंड दोस्तों फ्रिक्शन क्या करता है, ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करता है. तो इसको भी लिख लेते हैं, फ्रिक्शन वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. किसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, इन व्हिच द बॉडी इज मूविंग. ठीक है, और टेंड टू मूव. ओके, ऐसे देखो यहाँ पे ये वाला बॉडी इधर मूव कर रहा है. ठीक है, ये वाला बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो है दोस्तों वो ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करेगा. ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करेगा. ओके, या फिर मूव होने की कोशिश कर रहा है तो भी फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करेगा. ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा. एंड दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन. ठीक है, फ्रिक्शन किसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है दोस्तों, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ताकि ये दो जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होके रखा है. ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट ताकि मूव ना करे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. ओके, मतलब रिलेटिव मोशन ना आए, तो इसके लिए फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप फटाफट से लिख लीजिए. तो आगे बढ़ेंगे हम लोग फैक्टर्स पे. ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स. ठीक है, फ्रिक्शन जिन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको देख लेते हैं. ठीक है, फैक्टर्स affecting फ्रिक्शन. तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है. ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है दोस्तों क्या है, ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो दो सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट पे होगा उसका नेचर कैसा होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन. ठीक है, अगर सरफेस हमारा स्मूथ होता है, ठीक है, बहुत ही स्मूथ होता है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो बहुत ही कम होगा. लेकिन अगर सरफेस रफ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा. ओके, यहाँ पे लिखेंगे सरफेस अगर हमारा स्मूथ होता है तो फिर फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा. ठीक है, अगर सरफेस रफ होता है तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन जो है दोस्तों, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन कम होता है, रफ सरफेसेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. ओके, दूसरा फैक्टर है ऑन द फोर्स दैट press the surfaces to each other. That press the surfaces ठीक है, अब देखो जिस फोर्स के सहारे दो सरफेसेस को प्रेस किया जा रहा है, ठीक है,
जिस फोर्स के सहारे दो सरफेसेस को प्रेस किया जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जैसे देखो, अगर हम लोग हल्का ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, हल्का ऑब्जेक्ट लेते हैं, ओके, एंड इसको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कराते हैं, तो इसमें फ्रिक्शन कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है दोस्तों, ठीक है, वो कम है। लेकिन अगर हम लोग हैवी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेट जो है दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे दोनों सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन मोर फोर्स इज pressing the surfaces, friction will be greater। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। एक हल्का सा किताब लीजिए, किताब को टेबल के ऊपर रखिए एंड उसको धक्का दीजिए, तो उसको धक्का देने के लिए जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कम लगेगा। लेकिन अगर एक ईंट को आप रखते हैं टेबल के ऊपर एंड उसको आप मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या लग रहा है, ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि जो ईंट का जो वेट है दोस्तों वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा फोर्स प्रेस कर रहा है सरफेसेस को। एंड किताब के लिए, किताब तो हल्का था, उसका वेट कम था, मतलब कम फोर्स उसको प्रेस कर रहा है, सरफेसेस को प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा एंड ईंट के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो फटाफट से इसको भी लिख लीजिए। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन क्यों होता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्यों होता है, कॉजेज फॉर फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण क्या है दोस्तों। देखो फ्रिक्शन कब आता है, जब दो सरफेसेस को हम लोग कांटेक्ट पे रखते हैं। ठीक है, दो सरफेसेस को जब हम लोग कांटेक्ट पे रखते हैं एंड दो सरफेसेस को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं, तब आता है क्या, फ्रिक्शन। ठीक है, तब आता है आपका फ्रिक्शन। तो देखो ये दो जो सरफेस कांटेक्ट पे है, अगर हम लोग इसको खुली आंख में देखेंगे तो हमें जनरली ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, एक सरफेस तो ये हो गया सरफेस 1 एंड ये सरफेस 2। ओके, हमें ये स्मूथ ही दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको, ठीक है, इन दोनों सरफेसेस को क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के सहारे देखेंगे, तो हमें कैसा देखने को मिलेगा दोस्तों। देखो अब देखने वाली बात तो ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ये प्लेन नहीं है, इसमें बहुत सारे अंडुलेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इस तरह से देखने को मिलेगा, सरफेसेस इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे टाइनी हिल्स जैसा एंड ग्रुप जैसा। ठीक है, ये ऊंचे नीचे बहुत देखने को मिलेगा एंड ऊपर वाले सरफेसेस भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बताओ कि अगर सरफेस हमारा ऐसा है, अगर सरफेस हमारा ऐसा है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब इसको मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये जो ऊंचा हिस्सा है ये यहाँ पे गड्ढे पे घुस जाएगा, तो ये अटक जाएगा। ठीक है ना, ये अटक जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ग्रिप सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ग्रिप सिस्टम हो जाएगा। जैसे देखो मेरे ये यहाँ पे जो उंगलियाँ है एंड ये उंगलियाँ है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूँ एंड इस तरह से मूव कराता हूँ, ठीक है, तो देखो इजीली मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह से मूव कराऊँ तो ये अटक जाएगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये एक ग्रिप सिस्टम बना लेता है एंड एक दूसरे के साथ अटक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रिक्शन डेवलप होता है यहाँ पे, इसीलिए रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है। ओके, खुली आंख में तो हम लोग ये देखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक विजन में हम लोग ऐसा दिखेंगे सरफेसेस को। ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा, सरफेसेस ऐसा होगा। ओके, जिसकी वजह से अब फ्रिक्शन डेवलप होता है, रेजिस्टेंस फोर्स इसी वजह से आता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग फ्रिक्शन का एप्लीकेशन देखेंगे कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। चलो यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, देखो फ्रिक्शन हर जगह पे है, फ्रिक्शन हर जगह पे है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ मार्कर से, तो
अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता, ठीक है, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ना होता तो फिर क्या होता दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता, यहाँ पे फ्रिक्शन है इसलिए ये लिख रहा है, ठीक है, ओके। एंड मैं इसको पकड़ के रखा हूँ क्योंकि मेरे हाथ का जो सरफेस है, ठीक है, मेरी उंगलियों का जो सरफेस है एंड इसका जो सरफेस है, इसके बीच में एक फ्रिक्शन आ रहा है जिसकी वजह से मैं इसको पकड़ के रख पा रहा हूँ, ठीक है। एंड हम जब चलते हैं तो भी फ्रिक्शन आता है, हमारे जो फुट होते हैं, ये हमारा जो पैर होते हैं, ठीक है, एंड जो मिट्टी होते हैं इसके बीच में फ्रिक्शन आता है जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। एंड कार्स में, साइकिल्स में, बाईसाइकिल्स में जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तब भी फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन की वजह से कार्स, बाइक्स एंड साइकिल्स रुक जाते हैं, ठीक है ना। एंड इवन अगर फ्रिक्शन ना होता तो कार, बाइक, साइकिल्स कोई भी नहीं चल पाता, ठीक है, कुछ भी नहीं चल पाता क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही वो लोग चलते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से वो सब चीज़ें चलते हैं, ओके। एंड जब हम लोग मैच स्टिक में चलाते हैं, ठीक है, तब भी फ्रिक्शन होता है। क्या करते हैं मैच में, ऐसे इस तरह से करते हैं तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन आता है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आग लग जाता है, ओके। तो फ्रिक्शन का अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो हर एक जगह पे फ्रिक्शन है, ठीक है ना, हर एक जगह पे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो फिर क्या होता, बहुत सारे चीज़ें जो है वो नहीं हो पाता, ठीक है, हम लोग चल नहीं पाते, ठीक है, हम लोग चल नहीं पाते, हम लोग कुछ लिख नहीं पाते, कुछ पकड़ नहीं पाते, वैसा होता है। एंड ये जो कपड़े हैं दोस्तों, कपड़े भी जो सिलाई होते हैं, ठीक है, वो भी ना होता, ठीक है, सिलाई अपने आप खुल जाता, ठीक है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से अटके हुए हैं। ऐसा है फ्रिक्शन का एप्लीकेशन, ठीक है। फ्रिक्शन बहुत ही नेसेसरी चीज़ है एंड इसको कभी कभी आपका जो कुछ इसके डीमेरिट्स भी है दोस्तों, ठीक है, फ्रिक्शन के बहुत सारे डीमेरिट्स भी है। जैसे देखो इंजन्स, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाते हैं, इंजन्स जो होते हैं दोस्तों फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाते हैं, कभी कभी फ्रिक्शन की वजह से जंगल में आग लग जाता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हो गया, चाहे जितना भी डीमेरिट्स हो, फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, देखा जाए तो मेनली दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, दो हैवी ब्लॉक लेंगे हम लोग, ठीक है, दो हैवी ब्लॉक लेंगे, बिल्कुल इस तरह से उसको रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वाले ब्लॉक का टॉप सरफेस एंड इस वाले ब्लॉक का बॉटम सरफेस दोनों कॉन्टैक्ट पे है, मतलब टच करके रखा गया है, ठीक है। एंड देखो, एंड यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरफ से धक्का देंगे, बहुत ही हल्के से धक्का देंगे, ठीक है, मतलब कम अमाउंट का फोर्स हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, पी मिनिमम लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम लगा रहे हैं। तो अब इस फोर्स के लगाने से ये वाला ब्लॉक मूव करेगा क्या, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक क्या है, बहुत ही हैवी ब्लॉक है। तो अगर हम लोग हल्के से धक्का देंगे तो इसको हम लोग मूव करा नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड इस कंडीशन पे ये दो सर्फेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एक्ट होगा, वही है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एंड ये स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट ना करे, ठीक है। जब तक ये वाला ब्लॉक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा वहाँ पे, ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं कि P का जो वैल्यू है दोस्तों, मतलब इस फोर्स का जो वैल्यू है, अब उसको धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज़ करा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ करा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। P का एक ऐसा वैल्यू रहेगा, ठीक है, P मैक्स मान लेते हैं, P मैक्स, अगर इस अमाउंट से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इसको, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तब क्या आएगा दोस्तों, तब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन आता है तब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक रिलेटिव मोशन पे है, ओके। अगर मोशन पे होता है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ब्लॉक्स या फिर सरफेसेस रेस्ट पे रहता है, ठीक है, रेस्ट पे रहता है,
तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये मैंने ओवरव्यू दे दिया कि क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द frictional force that acts between the surfaces। ठीक है, between the surfaces कंडीशन क्या है दोस्तों, जब when they are at rest, और इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं और tends to slide over each other, ठीक है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स that acts between the surfaces when they are at rest or tends to slide over each other। फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन एक फ्रिक्शनल फोर्स है, दो सरफेसेस के बीच में लगता है। ठीक है, एंड जब दो सरफेसेस रेस्ट पे होता है, ठीक है, जब दो सरफेसेस रेस्ट पे होता है तब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है दो सरफेसेस के बीच, वही होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और हम लोग ये भी कह सकते हैं जब दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करने की तदार पे होता है। ठीक है, स्लाइड करना चाहता है लेकिन स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी रेस्ट पे है लेकिन वो स्लाइड करना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट पे है। ठीक है, इससे अगर थोड़ा आगे जाता है तो वो स्लाइड कर जाएगा उस पॉइंट तक। ठीक है, उस पॉइंट तक जो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे एक्ट होता है वही होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो इन स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, स्टैटिक बोले तो रेस्ट कंडीशन। ठीक है, इन स्टैटिक कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है, रेस्ट कंडीशन पे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट, दूसरा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे है ये सरफेसेस जो कि कॉन्टैक्ट पे है, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद भी ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ये दोनों सरफेसेस रेस्ट पे है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वही होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी हम लोगों ने सीखा। ओके, यहाँ पे v इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब रेस्ट कंडीशन पे है। ओके, तो इस कंडीशन पे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा एंड अप्लाइड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों इक्वल होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। फोर्स इस तरफ लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, मतलब ये दोनों सरफेसेस का जो रिलेटिव मोशन का जो डायरेक्शन है उसको ऑपोज करने का कोशिश कर रहा है, रेजिस्ट करने का कोशिश करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है एंड नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, एंड दोस्तों और एक बात है स्टैटिक फ्रिक्शन से जुड़े, उसको भी सीख लेते हैं। देखो क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दोस्तों वो सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अंटिल, कहाँ तक, अंटिल लिमिटिंग फ्रिक्शन रीचेस।
ठीक है, ओके। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक रीच नहीं करता है, जब तक कि फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जब तक कि फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे अभी इसको अगर एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये दोनों हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इन दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड यहाँ पे हम लोग इस डायरेक्शन पे लगाए थे फोर्स P, ठीक है, ओके। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लगाते हैं, बहुत ही छोटा सा अगर फोर्स लगाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू रहेगा बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है। अगर इसको धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज़ कराएंगे तो ये भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। एंड कब तक इंक्रीज़ होगा, जब तक कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो हायर वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो नहीं पहुंच जाता, ठीक है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये इंक्रीज़ होता रहेगा अगर हम लोग इसको इंक्रीज़ कराएंगे, ठीक है, ओके। चलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। फिलहाल आप ये याद रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अंटिल लिमिटिंग फ्रिक्शन रीचेस, ठीक है, ओके। चलो, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, म्यू एस। दोस्तों, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कंस्टेंट लेते हैं दोस्तों, म्यू एस, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन को आप याद रख सकते हैं, ओके। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है, अगर नॉर्मल रिएक्शन घट जाता है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी घट जाएगा, ओके। एंड इस रिलेशन से आप म्यू एस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपन में नॉर्मल रिएक्शन, ओके। इनमें से कोई भी एक रिलेशन याद रख लीजिए तो आपको न्यूमेरिकल करने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ एस क्या है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। एंड आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए। चलो मैं इरेज करता हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं दोस्तों, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play before just to begin to slide over the surface of another body is called limiting friction, ठीक है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग, एंड यहाँ पे दो सरफेस है जो कि कांटेक्ट पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब लगता है, जब ये बॉडी हमारा जस्ट टू मूव, मतलब स्लाइड करने की कगार पे होता है, ठीक उससे पहले, स्लाइड करने से ठीक पहले जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसे कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करने से जस्ट पहले, ओके,
स्लाइड अगर करता है तो उसके बाद तो काइनेटिक फ्रिक्शन चला आता है, लेकिन स्लाइड करने से जस्ट पहले जो आता है उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सा फंडा है। ये अगर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के साथ, ठीक है, ये मैक्स। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे म्यू एल, ओके, आर। म्यू एल क्या है दोस्तों? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, बाकी सब चीज़ एक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, एंड आर क्या है दोस्तों? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इतना आप याद रखिए, बस ये हो गया म्यू एल। तो म्यू एल का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू एफ एस मैक्स अपन में नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इस वाले फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके दोस्तों, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज को देख लेते हैं, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज को, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि आपके सिलेबस में है, जितने भी लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को वो सारे लॉज याद रखना होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, तो एक एक करके समझते हैं, ठीक है, क्या क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज। तो पहला लॉ देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज अपोजिट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस तरफ होगा उसके अपोजिट दिशा में होगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लेते हैं ये रेस्ट पे है, ठीक है, एंड इसको हम लोग इधर मूव कराते हैं। अगर इसको हम लोग इधर मूव कराना चाहते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों वो इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा। ऐसा कहता है पहला लॉ, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज अपोजिट। ऑब्जेक्ट अगर हमारा इधर मूव करना चाहता है, मतलब मोशन अगर इस तरफ होना चाहता है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। एंड दूसरा देखते हैं, द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द टू सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट। ओके, जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोस्तों वो ऑलवेज टेंजेंशियल लगता है, सरफेसेस के टेंजेंशियल, मतलब टच करके, एकदम बिल्कुल टच करके, ऐसा नहीं कि वो ऐसा होगा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर सरफेस ये वाला है, ये वाला सरफेस अगर बात करें, ये वाला सरफेस, तो इसके टेंजेंशियल लगेगा, बिल्कुल इसको टच करके लगेगा, ठीक है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल। तो बिल्कुल टेंजेंशियल लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, एंड सी नंबर देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये है तीसरा लॉ। चौथे पे चले आते हैं, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ सर्फेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट। दोस्तों ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, कौन सा मटेरियल होगा उसके ऊपर, एंड नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। सरफेस हमारा जो कॉन्टैक्ट पे है वो स्मूथ है या फिर रफ है। अगर रफ होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर स्मूथ है तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा। एंड मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, लास्ट में चले आते हैं, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। दोस्तों ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इंडिपेंडेंट है शेप एंड एरिया ऑफ सरफेस, मतलब शेप एंड एरिया ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये सिर्फ डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर एंड मटेरियल के ऊपर। ओके दोस्तों, चलो ये था आखिरी लॉ, ठीक है ना। एंड ये जो एरिया है दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है एंड एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये वाला बात आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ सरफेस एंड शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों ये था लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? फ्रिक्शन के बारे में सीखा, फ्रिक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, क्यों फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का कॉज,
ओके, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक, काइनेटिक 2 होते हैं। एंड आज हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को डिस्कस किए हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, एंड उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोले तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, एंड लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का जो क्लास रहेगा वो एकदम से कंप्लीट रहेगा, ठीक है। चलो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग 2 सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो टॉपिक है फ्रिक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लॉज ऑफ फोर्स का ही एक टॉपिक है, ठीक है। एंड लॉज ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स के प्रॉब्लम्स में फ्रिक्शन आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अलग से दिया जा भी सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है। इसको फोर्स के साथ किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एंट्री करा दिया जा सकता है, ओके, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का हम लोग आज 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस सर्फेसेस is given as 15 न्यूटन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बोले तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 किलोग्राम, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलोग्राम एंड उसको एक स्मूथ सरफेस में रखा गया है, मतलब एक सरफेस में रखा गया है, ठीक है। एंड ये 2 सरफेसेस के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू कितना है, 15 न्यूटन, ओके। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना होगा, मतलब म्यू एस निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है इस पेन से करता हूँ, ठीक है। एम बोले तो मास कितना है दोस्तों, 10 kg, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब एफ कितना दिया है, 15 न्यूटन, ओके। एंड म्यू एस हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। एंड हमें चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन देखो, नॉर्मल रिएक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल जो रिएक्शन होता है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, ठीक है, वेट बोले तो mg, यही होगा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं mg। तो m का वैल्यू तो हमें पता है, m का वैल्यू क्या है 10, एंड g ये सारे क्या है दोस्तों, SI यूनिट पे है। तो SI यूनिट पे क्या होता है, g का वैल्यू 9.81, तो ये बन जाएगा 98.1। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बन जाएगा 98.1 न्यूटन, ठीक है, ओके। तो हमारे पास सब कुछ है अभी, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या मिलेगा, Fs अपन में R। तो Fs का जगह में लगा दो 15 एंड R का वैल्यू क्या है दोस्तों, 98.1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 15 बाई 98.1 अगर करते हैं तो हमें मिलता है 0.1529, 0.1529, ठीक है। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। ओके दोस्तों, बस इतना ही करना था, ठीक है। ये हमारा आंसर मिल गया है, बहुत ही सिंपल सा मैथ था, ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसके लिए मुझको ये सारा इरेज करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम पहले से भी ज़्यादा इजी है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, द नॉर्मल फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर 50 न्यूटन एंड 80 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फोर्स बोले तो नॉर्मल रिएक्शन दिया गया है एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है वो भी दिया गया है। तो हमें निकालना होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चले आते हैं, लिखेंगे गिवन में क्या दिया है दोस्तों, आर का वैल्यू दिया गया है, नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन
एंड एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है 80 न्यूटन। तो यहाँ से हमें म्यू एस का वैल्यू निकालना होगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, म्यू एस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे एफ एस बाई आर। एफ एस की जगह पे लिखेंगे 80, आर की जगह पे लिखेंगे 50, तो 0 0 कट जाएगा, तो 8/5 रहेगा। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो लगभग आता है 1.6, ठीक है। ओके, ये होगा म्यू एस, ये म्यू एस। एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंडर पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये सारे टाइप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।